हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखिए पॉलिटी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट मतलब संसद वाले टॉपिक को। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी अच्छे से हम डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छे से फोकस रखिएगा इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। फ्रेंड्स, हमारे संविधान के पार्ट 5 जो है, भाग 5, वो रिलेट करता है यूनियन मतलब संघ से। और इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक आर्टिकल हमको देखने को मिलते हैं। अब इनका अगर हम सेग्रीगेशन देखें तो 52 आर्टिकल से 78 आर्टिकल तक एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है, विधायिका के बारे में बताया गया है, जिसमें पार्लियामेंट मतलब संसद के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका मतलब जुडिशरी की बात की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया है। तो चूंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्लियामेंट पर, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं लेजिस्लेचर वाले हिस्से को, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक। इसी में संसद पार्लियामेंट के बारे में देखिए हमको डिटेल देखने को मिलती है। लोकसभा, राज्यसभा सभी हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सभी यूनियन में लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 79 से देखिए स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 79 क्या बोलता है? इसके तहत इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी, मतलब एक संसद होगी, जो कि कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हमारी संसद जो है ना, उसके अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों अंग मिलकर ही क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है, संसद कहलाता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 79 में। हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ओके, अब देखिए हमने बात करी आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट जो है उसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाला जो हिस्सा है ये हम आगे जो लेक्चर आने वाला है हमारा नेक्स्ट, उसमें हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। चूंकि हमारा टॉपिक का नाम ही पार्लियामेंट है, संसद है, इसलिए हम इसमें राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा जो है ये हमारी संसद का अपर हाउस है, और लोकसभा जो है ये हमारी संसद का लोअर हाउस है, निम्न सदन है। राज्यसभा जो है ये आर्टिकल 80 से रिलेट करता है, लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 से रिलेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 79 पार्लियामेंट से रिलेट करता है, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा से। अब इसको याद करने की मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बना रखी है, बस एक बार वो ट्रिक देख लो, जिंदगी भर के लिए आपको ये आर्टिकल याद हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आर्टिकल 80 में क्या है, 81 में क्या है, 79 में क्या है, ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तो हमको पता है कि 79, 80 और 81 में बताया गया है, पर किस में किसको बताया गया है ये कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक हमारी ये है कि मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप वो इमेज देखिए, उस इमेज से आपको 101% सारी चीज़ें याद हो जाएगी। वो इमेज ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो कभी भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो इमेज आपके दिमाग में आएगी और सही आंसर आप टिक कर दोगे। इमेज ये है कि ये एक पैरट है, तोता। पैरट जो है इसको भूख लगी है और ये जा रहा है लौकी खाने। क्या खाने जा रहा है? लौकी। इसको सामने दिख रही है कि वो लौकी रखी हुई है, मुझे वो खाना है, बट ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि बीच में राजा बैठा हुआ है, और राजा जो है वो लौकी तक इस पैरट को जाने नहीं दे रहा है। तो ये एक हमारी सिचुएशन हमने बनाई है, इमेज के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। बस आपने ये देख लिया, आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? पैरट दिख रहा है, तो PA लिख लेना है हमको। बीच में कौन दिख रहा है आपको? राजा दिख रहा है, तो RA लिख लो। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? लौकी दिख रहा है, तो लौकी का LO लिख लो। ठीक है, आर्टिकल जो है वो कौन कौन से है? 79, 80 और 81, तो वो लिख लो सीक्वेंस से। तो 79 में PA से बन जाएगा पार्लियामेंट, RA से बन जाएगा 80 में राज्यसभा, 81 जो है यहाँ पर LO से बन जाएगा लोकसभा। तो ये आपको इजीली याद हो गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपर हाउस को डिस्कस करेंगे, राज्यसभा को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। इस आर्टिकल में राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सिंपल। राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व मतलब भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पार्लियामेंट का अपर हाउस है। लोकसभा जो होता है
वो क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। बट राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, डिसॉल्व नहीं हो सकती। चलिए अब हम राज्यसभा के मेंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 12 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर जो है राज्यसभा से कर दिया जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। मैक्सिमम कितने हैं, 250 है, जिसमें से 12 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है, बट हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि वो बाद में भी फिर चुन के आ सकते हैं, बट हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, बट वर्तमान में कितने हैं, 245 है। राज्यसभा में मेंबर की संख्या कितनी है, वर्तमान में 245 है। अब आप बोलेंगे कि सर ये 5 क्यों ज़्यादा बताई हुई है। तो ये जो 5 सीटें हैं किसी विशेष राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि यह राज्यसभा की अधिकतम क्षमता के अंदर है और संसद की ज़रूरत के अनुसार भरी जा सकती हैं। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 233 सीटें जो है वो स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से चुनी जा सकती हैं। कितनी, 233। और 12 सीट जो है ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं 12 सदस्य। तो 233 प्लस 12 कितने हो गए, 245। ये क्लियर हो गया। अब 233 हमने बात करी कि स्टेट से या फिर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से चुने जा सकते हैं राज्यसभा के मेंबर। तो इसको भी सेग्रीगेट कर लेते हैं। स्टेट से कितने, 225, और यूनियन टेरिटरी से कितने, 8। ये 8 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली से 3, जम्मू एंड कश्मीर से 4 एंड पुदुचेरी से 1, कितने हो गए, 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर चुने जा सकते हैं और स्टेट से 225। तो कुल मिलाकर ये हो गए 233, और 12 इसमें प्रेसिडेंट के जोड़ दो तो हो गए 245। ये वर्तमान में राज्यसभा के मेंबरों की संख्या है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, 250। 233 निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के मेंबर की अपॉइंटमेंट जो होती है वो स्टेट असेंबली के मेंबर के द्वारा की जाती है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है वो कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब अध्यक्ष होता है, और इसका टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें राज्यसभा के, तो उनको राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो अपने में से ही चुनते हैं। अब बात करें कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी क्या ज़रूरत होती है, तो पहला तो ये कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, इसकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 30 वर्षों की होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है, ये क्वालिफिकेशंस होते हैं। ये हमने बेसिक एक राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया है। इस आर्टिकल में लोकसभा के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा को पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है और इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके मेंबर्स को डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा लोकसभा इलेक्शन में चुना जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, मेंबर की संख्या कितनी है, 550 है। ये पहले 552 हुआ करती थी। 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों को चुना जाता था, एंग्लो इंडियंस। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता था, बट अब जो है इनको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। तो 2 कम हो गए, पहले 552 थी, 552, तो कितनी हो गई है अब, 550 हो गई। तो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम मेंबर 550 हो सकते हैं। पर बात करें कि कितने पर इलेक्शन होता है, तो 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है। कितने पर, 543 पर। अभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। लोकसभा के मेंबर के टेन्योर की बात करें तो कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। जो लोकसभा होती है उसमें जो चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है, उनकी अपॉइंटमेंट जो है लोकसभा के मेंबर करते हैं। लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वही प्रेसिडेंट द्वारा बुलाए गए जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये पॉइंट। लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, अगर राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुलाता है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का चेयरमैन करता है। अब हम यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें लोकसभा का सदस्य बनने की, तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में कितनी थी मिनिमम एज, 30 वर्ष थी। लोकसभा में कितनी है, 25 वर्ष है। अब देखिए मेंबर का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो हमने कितनी बात करी थी फ्रेंड, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। पहले ये संख्या कितनी थी, 552 थी, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। तो अब लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 550 हो गई। वर्तमान में कितने चुने जाते हैं, 543 चुने जाते हैं, 543।
राज्यों से कितने इलेक्टेड होते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। ठीक है, ये 543 का बताया मैंने। जो मैक्सिमम सदस्य हैं 550, उसकी अगर हम बात करें तो राज्यों से कितने 530 मैक्सिमम और केंद्र शासित प्रदेश से कितने 20। अब आप बोलेंगे कि सर मैक्सिमम 550 सदस्य यहाँ पर बताए गए, बट जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 543 सीट्स पर ही क्यों हो रहे हैं? ये 7 सीट जो है ये इनका डिफरेंस क्यों आ रहा है और इस पर इलेक्शन क्यों नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स, बची हुई जो 7 सीटें हैं वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में असमानता मतलब डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन रेशियो के कारण इलेक्शन नहीं होते हैं, ये सीटें खाली रह जाती हैं। इसको आसान शब्दों में समझें तो डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का सही और समान रूप से वितरण जो है वो नहीं हो सका है, जिसके कारण कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। लोकसभा सीटों का आवंटन जो है वो भारत की अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये डीलिमिटेशन आयोग द्वारा की जाती हैं, जो कि हर 10 वर्षों में जनगणना मतलब सेंसस के आधार पर की जाती हैं। यहाँ पर हमने डिस्कशन करा कि डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन रेशियो, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, मान लो कि किसी राज्य की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ पर 27.5 सीटें मिलनी चाहिए, बट ऐसे तो सीट अलोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो परिसीमन आयोग होता है वो क्या करता है, यहाँ पर या तो वो 27 सीट देगा या तो 28 सीट देगा, जो कि जनगणना में असमानता उत्पन्न कर देता है। इसीलिए कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि 7 सीटों में डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन के आधार पर इलेक्शन जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए 543 मेंबर्स की हमने बात करी जो कि इलेक्टेड होते हैं मतलब निर्वाचित होते हैं। तो हमारी जो लोकसभा है, भारत की संसद का जो निचला सदन है, उसकी कुल सीटों में से 131 सीटें जो है, जो कि कुल सीटों का 24% होता है, वो एसटी और एससी के लिए आरक्षित हैं। 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है मतलब एससी के लिए आरक्षित है। वहीं 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो ये आंकड़ा दिमाग में रखिएगा, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 83। एक एक करके हम आर्टिकल पढ़ेंगे अब, और कहाँ तक पहुँचेंगे, आर्टिकल 123 तक पहुँचेंगे। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 83 जो है, इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के टेन्योर के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा। मतलब अगर राज्यसभा में अगर मेंबर है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्षों का होगा। लोकसभा में देखिए अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। अगर न्यू गवर्नमेंट के प्रथम सत्र से बात करें तो 5 वर्षों का होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर देश में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो लोकसभा के कार्यकाल को मैक्सिमम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा पॉइंट। आगे बात करते हैं आर्टिकल 84 की। तो इस आर्टिकल के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन को बताया गया है, जैसे कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो पागल या फिर बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आर्टिकल 84 में बताई गई है। किसमें, आर्टिकल 84 में। आगे बात करते हैं अब हम संसद के अधिकारी की, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 89 से स्टार्ट होगा ये। आर्टिकल 89 जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि राज्यसभा का एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होगा। जो चेयरमैन होगा वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा, और जो वाइस चेयरमैन होगा उसका इलेक्शन राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 89। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 90। इस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के वाइस चेयरमैन का रिमूवल जो है वो बताया गया है, और इसमें जो वाइस चेयरमैन का रिमूवल होगा वो राज्यसभा के मेंबर के द्वारा ही किया जाएगा। आर्टिकल 91 आता है। आर्टिकल 91 के तहत राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उनकी अब्सेंट में जो वाइस चेयरमैन होगा वो चेयरमैन का वर्कलोड को मैनेज करेगा, ये बताया गया है आर्टिकल 91 में। 93 में क्या बताया गया है, इस आर्टिकल के तहत लोकसभा का एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, मतलब अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसमें जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं वो दोनों को लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही चुना जाता है, और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं वो दोनों भी लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये बताया गया है आर्टिकल 93 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 94। इस आर्टिकल में लोकसभा के चेयरमैन के सस्पेंशन के बारे में बताया गया है, और जो चेयरमैन होता है उसे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा ही सस्पेंशन किया जा सकता है।
और सस्पेंशन के बाद लोकसभा के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं वे दोनों अपने अपने रेजिग्नेशन लेटर जो है एक दूसरे को देते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 94 से रिलेट करता है। और अपना ये जो रेजिग्नेशन है ये किसको देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन जो है वाइस चेयरमैन को देता है और वाइस चेयरमैन जो है वो चेयरमैन को देता है। ठीक है, आर्टिकल 95 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस आर्टिकल में लोकसभा के चेयरमैन के एब्सेंट में जो वाइस चेयरमैन होगा वो क्या करेगा, वर्कलोड को मैनेज करेगा, ये बताया गया है इस आर्टिकल में। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 100 की। चूँकि थोड़ा सा देखिए 100 जो एक ऐसा नंबर है कि क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि 100 में क्या होगा। तो इस आर्टिकल में कोरम ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, जब पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर की अटेंडेंस की आवश्यकता हो। तो मिनिमम मेंबर की अटेंडेंस ही पार्लियामेंट की कोरम कहलाती है। देखिए कि मिनिमम मेंबर की अटेंडेंस जो होती है वो 1/10 मतलब 10% होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में 543 मेंबर है तो 10% इसका कितना हो गया, 54। तो 54 मेंबर होना चाहिए सेशन को स्टार्ट करने के लिए। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 245 है वहाँ पर संख्या, तो 10% निकालेंगे तो 25 मेंबर। तो 25 मेंबर की अटेंडेंस होना चाहिए सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो बेसिकली आर्टिकल 100 में क्वोरम ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 101 की बात करेंगे। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यदि कोई पर्सन एक साथ पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर बनता है तो उसे एक हाउस को चुनना होगा। एक पर्सन एक ही टाइम में दोनों हाउस का मेंबर जो है वो नहीं हो सकता है, ये बताया गया है 101 के अंदर। इसके बाद आर्टिकल 102 की बात करें, 102 की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट मतलब संसद का सदस्य कैसे अयोग्य मतलब इनएलिजिबल हो सकता है। इसके अंतर्गत कुछ कारण जो है वो बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को पार्लियामेंट का मेंबर बनने या फिर बने रहने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि दूसरी देश की नागरिकता रखता हो, सिटीजनशिप रखना, यदि कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता रखता है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या फिर स्पेसिफिक क्राइम से रिलेटेड भी देखिए यहाँ पर कारण दिया गया है कि स्पेसिफिक क्राइम के लिए अगर दोषी ठहराया गया है तब भी वह संसद का सदस्य जो है वो नहीं बन सकता। तो आर्टिकल 102 जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि संसद के सदस्य बनने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता जो है वो होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसे संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा, ये बोलता है आर्टिकल 102। इसके बाद आर्टिकल 103 की बात करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि यदि कोई किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन पर सवाल उठाता है तो डिसीजन जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा। प्रेसिडेंट ये डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन की सलाह पर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया आर्टिकल 103 में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम आर्टिकल 104 की। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन में जाता है तो उससे एवरी डे 500 रुपये का फाइन जो है वो वसूल किया जाएगा। खैर ये बात अलग है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 500 रुपये का फ़ाइन जो है ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं रखता है, बट ये चीज़ हमारे आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 107 की। तो इस आर्टिकल में एक ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि मनी बिल और अमेंडमेंट बिल को छोड़कर बाकी सभी बिल जो है वो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, और जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 107 में। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 110, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस आर्टिकल में मनी बिल की डेफिनेशन को बताया गया है। मनी बिल से रिलेटेड है आर्टिकल 110। तो फ्रेंड्स, मनी बिल किस बिल को कहा जाता है? तो ये उन विधेयक या बिल को कहते हैं जो सरकार के वित्तीय मामलों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि टैक्स लगाने से रिलेटेड होते हैं, उनमें बदलाव करने से रिलेटेड होते हैं, टैक्स को समाप्त करने से रिलेटेड, छूट देने से रिलेटेड, टैक्स से जुड़े नियम बनाने से रिलेटेड। तो अगर ऐसे बिल होते हैं तो वो बिल मनी बिल कहलाते हैं। साथ ही में भारत सरकार द्वारा लोन लेना, कंसोलिडेटेड फंड में पैसा जमा करना या निकालना, कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करना, ये भी मनी बिल के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलते हैं। मनी बिल, ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और यह फैसला लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है कि कौन सा विधेयक जो है वो मनी बिल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 112 की। आर्टिकल 112 जो है इसे यूनियन बजट भी कहते हैं, संघीय बजट भी कहते हैं आर्टिकल को, क्योंकि इसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन की बात की गई है, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, बजट शब्द जो है वो हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है,
उसकी जगह पर हमको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन देखने को मिलता है, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। इस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन का मतलब है यूनियन बजट को बताया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के यूनियन बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? तो 112 आर्टिकल जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन से रिलेट करता है। इसके बाद आर्टिकल 120 आता है इम्पॉर्टेंट। इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाएगी। पार्लियामेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होती है, लेकिन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए हम हिंदी, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशनल में बताई गई किसी अदर लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 122 आता है 122। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो जुडिशरी होगी वो पार्लियामेंट के कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड लास्ट में आता है आर्टिकल 123, काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है ये आर्टिकल जो है इंडिया के प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर देता है। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है तब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक तरीके का टेम्पररी लॉ ही होता है। ये तब तक चलता है जब तक कि पार्लियामेंट का अगला सेशन नहीं होता है, और जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तब ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना जो होता है ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज़रूरी है और पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट जो है वो टेम्पररी लॉ बना सकते हैं, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। समझ गए? तो संविधान के आर्टिकल 123 में इंडिया के प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दी गई है। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है तब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा देखिए ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस करे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्य विधानसभाएं के द्वारा। बी आंसर। संसद में मनी बिल को कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो संसद में मनी बिल को कौन प्रस्तुत कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा में ही मनी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है, तो लोकसभा। लोकसभा में क्वारम कितने सदस्यों का होता है? तो लोकसभा में क्वारम जो है वो कितने सदस्यों का होता है? 10% ऑफ लोकसभा सीट। तो 543 सीट है निर्वाचित सीट, तो उसका 10% कितना होगा? 54। यहाँ पर 54 ऑप्शन में नहीं है तो 55। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद के कामकाज में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी रिसेंटली, आर्टिकल 122। एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो भी आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं वो सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पूछे गए वो आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो संसद का अध्यक्ष जो है स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, वो आर्टिकल 93 के तहत नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 93 में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुनेगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। संसद के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 84 के तहत। आर्टिकल 84 में हमने बात करी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन की, कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पागल और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। तो बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से होते हैं? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो है किस स्टेट में देखने को मिलती है? हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं वहाँ पर। संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 112 में। लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। तो ये डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, और भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं टेस्ट वाले सेक्शन में। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे ना, उतने अच्छे से आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल को याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप बार बार क्वेश्चंस लगाओगे वही आर्टिकल जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का कि बार बार आप टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये पार्लियामेंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन आपको इसी में से पूछेंगे, बस अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सिंपल तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा है। आई होप आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।